नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और ईआईए से रिलेटेड ये मेरा दूसरा वीडियो है। ये वीडियो है हिस्ट्री ऑफ ईआईए कि इस दुनिया में ईआईए कैसे शुरू हुआ और ईआईए भारत में कैसे शुरू हुआ। सो दिस इज माय सेकंड वीडियो फॉर रिगार्डिंग ईआईए एंड इट इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ईआईए, हाउ ईआईए स्टार्टेड इन द वर्ल्ड and in India. So let me share my screen. Environmental impact assessment, history of EIA. So let's see. So history of EIA in the world. So the first time Silent Spring, the revolutionary book written by Rachel Carson in the year 1962. And this book described the effects of DDT on the environment and on organisms. And this book raised questions regarding how environment could suffer damage from human activities. Then came National Environmental Policy Act in the USA on January 1, 1970. The National Environmental Policy Act of USA was basically an act that gave the government power to oversee how different products and projects should not harm the environment. Then USA, Australia, Canada, all these countries also started looking at environmental regulations in their country. And finally, EIA, and this happened in the year 1970s. Then EIA was made mandatory by the World Bank for funding major development projects in the 1980s. तो सबसे पहले रेचल कार्सन ने 1962 में एक किताब लिखी। किताब का नाम था साइलेंट स्प्रिंग और ये किताब डीडीटी का असर जो पर्यावरण पे और जो जीव जंतुओं पे जैसे कि लहरी पे, चिड़ियों पे, इंसानों पे जो हुआ था उसके बारे में था। ये एक रेवोल्यूशनरी किताब थी और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में हमेशा पूछते हैं कि हु वाज रेचल कार्सन और व्हेन वाज द बुक साइलेंट स्प्रिंग रिटन और व्हाट वाज देयर इन द बुक साइलेंट स्प्रिंग। सो साइलेंट स्प्रिंग was written by Rachel Carson in 1962 and this was about the effects of DDT on environment and organisms. और उसके बाद कई सवाल उठे कि हाँ कुछ चीजों से पर्यावरण को और लोगों को नुकसान पहुंच सकता है और फाइनली 1970 में नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट आया 1 जनवरी 1970 को और ये अमेरिका में हुआ। ये किताब भी अमेरिका में लिखी गई और नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट भी अमेरिका में आया 1 जनवरी 1970 से ये लागू हो गया। उसके बाद फिर दूसरे देश जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा उनको भी लगा कि कोई इन्वायरमेंटल रेगुलेशन उनके देश में भी होना चाहिए जिससे कि पर्यावरण को और जीव जंतुओं को सुरक्षित किया जा सके हार्मफुल इंडस्ट्रीज या हार्मफुल प्रोडक्ट्स से उनको सुरक्षित किया जा सके। तो उन्होंने भी इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस 1970s में अपने अपने देशों में लागू करने शुरू किए और फाइनली 1980s में 1980 के दशक में वर्ल्ड बैंक ने ये मैंडेटरी कर दिया, ये जरूरी कर दिया कि जो भी मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए वर्ल्ड बैंक फंडिंग देगा उसमें ईआईए जरूर करना चाहिए। अब देखते हैं कि हिंदुस्तान में ये क्या हुआ। तो इंडिया में 1976 और 77 में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया आस्क्ड द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू रिव्यू रिवर वैली प्रोजेक्ट्स फ्रॉम एन एनवायरमेंटल एंगल, क्योंकि रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हमारे देश में बहुत नदियां हैं और उस पर बहुत प्रोजेक्ट्स बनते थे। तो 1976-77 में प्लानिंग कमीशन ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसको कहा कि आप एनवायरमेंटल एंगल से रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को असेस कीजिए कि उससे पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है। और 1986 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, I'm sorry about the background noise. Environmental Protection Act of 1986. This was the landmark act in the history of environmental impact assessment of India. और इसके बाद जो है 1986 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया और उसके अंतर्गत बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस किया, ये सब कुछ इसी एक्ट के आया अंतर्गत आया। इसी एक्ट को अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं। इसके बारे में भी यूजीसी नेट में सवाल पूछे जाते हैं कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया या अम्ब्रेला एक्ट किसको कहते हैं या ईआईए किस एक्ट के तहत आया। तो सब सारे जवाब यही होंगे, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। Please remember this for UGC NET examination. Sometimes they ask the question, which act was called the Umbrella Act or which act was passed in the year 1986 that legalized environmental impact assessment. So ये सब important है। Till 1993, environmental clearance was an administrative decision and lacked legislative support.
तो उस वक्त जो है 1993 में, सॉरी 1993 में इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता था, सरकार का फैसला होता था, उसके लिए कोई चाक चौबंद नियम नहीं बनाए गए थे. सो देयर वर नो फिक्स्ड रूल about regarding environmental clearance, and it was more of an administrative or governmental decision, and not no proper laws existed for environmental clearance. But in the year 1994, the Ministry of Environment and Forest issued its first EIA notification, and this notification was issued under the EPA Act, EPA, Environmental Protection Act 1986, making environmental clearance mandatory for certain type of projects. And public hearing was added to EIA in the year 1997. ये सवाल भी यूजीसी ने पूछा जा सकता है कि पहली बार EIA का नोटिफिकेशन कब आया. तो 1994 में पहली बार EIA का नोटिफिकेशन आया, और वो नोटिफिकेशन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत आया. उसमें शुरू में पब्लिक हियरिंग मैंडेटरी नहीं होता था. बाद में 1997 में पब्लिक हियरिंग को जोड़ा गया EIA में. तो पब्लिक हियरिंग 1994 के का जो नोटिफिकेशन है उसमें शुरुआत से नहीं था. 1997 में पब्लिक हियरिंग भी ऐड किया गया. 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इन द ईयर 2006 issued second notification in which EIA was diluted, unfortunately. Also, it decentralized the process and created category A and B projects. 2020 is the latest notification which is still under review. Until the review is complete, development projects will follow EIA notification 2006. तो ये बहुत आराम से और क्रिस्टल क्लियर समझ लीजिए. अभी जो नोटिफिकेशन EIA का इंडिया में फॉलो हो रहा है, जिसको सारे इंडस्ट्रीज फॉलो करती है एक बाइबल की तरह, वो नोटिफिकेशन 2006 का है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने 2006 से लागू किया था. और ये EIA का सेकेंड नोटिफिकेशन था, क्योंकि पहला 1994 में आ चुका था. और ये जो है, इसने जो EIA का प्रोसेस है उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया, क्योंकि 1994 के नोटिफिकेशन के तहत EIA इशू करने, EIA का जो अप्रेजल है और क्लियरेंस है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे सकती थी. पर फिर क्योंकि डेवलपमेंट तो बहुत तेजी से होता है देश में और बहुत प्रोजेक्ट्स लगते हैं, तो फिर ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले इतना सब कुछ हैंडल नहीं कर सकती, और स्टेट्स को भी थोड़ी सी ऑटोनॉमी चाहिए होती है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज कर दिया 2006 में. और कैटेगरी ए के प्रोजेक्ट्स होते हैं अब, और कैटेगरी बी के. कैटेगरी ए के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्लियरेंस देती है, और कैटेगरी बी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट डील करती है. और ये सब कुछ 2006 के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है. इसके बाद 2020 का नोटिफिकेशन आने वाला है, पर आया नहीं है, वो अभी भी अंडर रिव्यू है. तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि EIA में क्या चलता है. आपको और अगर कुछ जानना है तो इसके पहले का जो मेरा वीडियो है EIA पार्ट 1, वो जरूर देखें इसी चैनल पे. उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. और इसके अलावा वो मेरा जो प्लेलिस्ट है डिटेल्ड लेक्चर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस, उसमें भी आप ढूंढ लीजिएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगा. So I hope what I discussed about EIA today was clear. If you want to know more, refer to my previous video on EIA, introduction to EIA, and if you can't find it on my channel, find it in the playlist called Detailed Lectures of Environmental Sciences. I'll also give the link to that video in the description box, because it's important for you to go through that video also very precise, very calmly. आराम से शांति से उस वीडियो को भी देख लीजिएगा. एंड देयर इज गोना बी अ थर्ड वीडियो ऑन दिस इन व्हिच आई विल बी डिस्क्राइबिंग द स्टेजेस ऑफ EIA. सो ऑल ऑफ दिस फॉर टुडे, एंड थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.